हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम क्या करेंगे, कंप्लीट रिवीजन करेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। वैसे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट हो चुकी हैं, यूवी एंड आईआर दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी हो चुके हैं। चैनल प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो। आईआर की 7 to 8 वीडियोज़ में हमने कंप्लीट कर लिया था। देखिए अब इसमें क्विक रिवीजन कर लेंगे, ऑल जो भी हमने पढ़ा है आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोप, आईआर फुल फॉर्म हमें पता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, और इसका सेकंड इसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। अगर आपको कहीं भी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलता है तो इसका मीन्स है कि वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ही है। और इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है रेडिएशन का, ठीक है जो भी। और ये आपको पता है स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसका मतलब रेडिएशन से डील करेंगे। तो सिंपल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल है इंटरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं, वो मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब करता है, अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, वाइब्रेशन जो भी रेडिएशन अब्जॉर्ब करता है हम बताते हैं स्पेक्ट्रा आता है। फिर मेनली हम किसके लिए यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई के लिए। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेन एडवांटेज क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो एनसेचुरेशन के लिए मेनली होती है, आईआर है वो आपका फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन के लिए। एनएमआर होती है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियाई देखते हैं, ठीक है, कंप्लीट स्ट्रक्चर एलुसिडेशन के लिए। ये देखिए कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी। वैसे सिंपल आप ये देखो, जैसे हमारे पास हम लैब में अगर कोई है, हम प्रिपेयर करते हैं, कोई भी रिएक्शन करते हैं, जैसे रिएक्टेंट है आपका, कुछ रिएजेंट डाला आपने और आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ऐसे तो हम पता नहीं चलता कि हाँ रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है प्रोडक्ट में, तो वो हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी हम डिटरमाइन कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल लिया हमने, ये है आपके पास बेंजल्डेड है CHO, NaCN के साथ रिएक्शन करवाइए, आपके पास ये हो गया। तो हमने जैसे रिएक्शन कर दी, कई बार क्या होती है लैब में जैसे हम रिएक्शन करते हैं तो वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, प्रोडक्ट हमारा नहीं मिल पाता। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं क्या, देखो यहाँ पे तो CHO है, तो इसकी हमने देखा सैंपल में जब लिया तो IR का अलग, GHO की अलग रेंज आती है, और प्रोडक्ट में वो OH आ गया तो OH की तो रेंज 3300 से 3400 के अराउंड आती है, तो उसकी अलग। तो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं प्रोडक्ट में हमारी रिएक्शन कंप्लीट हुई है या नहीं, मेनली फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन के लिए होती है। और इसके लिए हमने कंडीशन देखी थी, क्या कंडीशन होती है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, चेंज इन डायपोल मोमेंट। अगर डायपोल मोमेंट का चेंज नहीं हो रहा है तो वो आईआर इनएक्टिव होता है, कोई भी स्पेक्ट्रा हमें नहीं मिलता। जो ग्राफ होता है, जो स्पेक्ट्रा होता है आपका इन्वर्टेड, किसके बीच में आता है, इंटेंसिटी या ट्रांसमिटेंस और आपके पास फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी हमें पता है वेव नंबर के रूप में हम एक्सप्रेस करते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स कैसे, ये हमें देखा भी था हमने। देखो एनर्जी क्या होती है H म्यू, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है खुद C/λ, ठीक है। और हमें पता है कि 1/λ क्या होता है, वेव नंबर। तो हम ये क्या लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू HC वेव नंबर। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के भी डायरेक्टली होगी और वेव नंबर के, तो फ्रीक्वेंसी को हम एक्सप्रेस कर पाते हैं वेव नंबर की टर्म में, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये हमने देख लिया था, जो रीज़न होता है इसका वेवलेंथ की टर्म में देखें तो 2.5 माइक्रोमीटर से 25 होता है, और वेव नंबर की टर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं इसको, तब वो कितना होता है 4000 से 400 या 667 बोल सकते हैं। ये आपने निकाला कैसे, सिंपल देख सकते हैं, देखो फ्रीक्वेंसी 1/λ होती है वेव नंबर की, 2 माइक्रो में कितने होते हैं 10⁻⁻⁶। इसको जब सोल्व करोगे आप, मीटर को सेंटीमीटर 4 आ गया तो 4000, ऐसे ही आप 25 को, तो इस रेंज को हम ऐसे, आपने ये नोट किया होगा जैसे हम जो रेंज लिखते हैं ना, वो हम ऐसे नहीं लिखते जैसे कम से हायर से लोअर वैल्यू, जैसे 4000 से 400 लिखे हैं, ऐसे नहीं लिखते हम 400 से 4000। क्यों, क्योंकि हमारा इन्वर्स हम रिलेशन फ्रीक्वेंसी को वेव नंबर में एक्सप्रेस कर रहे हैं, और 2.5 का कितना है आपका 4000, और 25 का कितना है 400, ठीक है। तो ये रीज़न होता है इसका इसमें, और ये ब्रॉडर रेंज होती हैं। इसमें भी हमने देखा आइडेंटिफाई किया था कि 2 रीज़न होते हैं आपके, एक फिंगरप्रिंट रीजन, एक होता है फंक्शनल ग्रुप रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन की रेंज कितनी होती है आपके पास, 500 से लेकर 1500 सेंटीमीटर, और फंक्शनल ग्रुप की होती है 1500 से 4000। जो फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है इसके अंदर हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस देखते हैं, और जो फिंगरप्रिंट रीजन होता है वहाँ पे हम बेंडिंग वाइब्रेशन देखते हैं, ठीक है। अब ये मान लो आप जैसे प्राइमरी अल्कोहल है और ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, आपको डिफ्रेंशिएट करना हो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो प्राइमरी अल्कोहल तो हमने इतनी रेंज आएगी 3200 से 3400 के राउंड स्ट्रेचिंग में, और सेकेंडरी अल्कोहल की अलग वैल्यूज आएगी। फंक्शनल के अंदर तो हम स्ट्रेचिंग को देखते हैं, और इसमें जो बेंडिंग, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन बेंडिंग अलग अलग रेंज, तो हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। अब ये देखिए अब नोट क्या था हमारा, जो फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है ना वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता है दोनों के लिए। जैसे अगर फंक्शनल ग्रुप में रीजन भी देखते हैं तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, जैसे ये भी अल्कोहल है, तो फंक्शनल ग्रुप तो सेम हो गया OH, तो हम कैसे
तो बट कैन भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बेंडिंग रीजन में, क्योंकि बेंडिंग के अंदर इसकी अलग फ्रीक्वेंसी आएगी और इसकी अलग एब्जॉर्प्शन आएगी, तो हम दोनों को आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे डिस्नी क्यूज। अब ये आपको पता है कि जैसे ए और बी हैं दो एटम, उनके बीच में जो बॉन्ड चेंज इन डाइपोल मोमेंट होगा, वो कंडीशन क्या होती है, IR एक्टिव होगा। और मेन कैसे होता है आपका, देखो एब्जॉर्प्शन ये और स्पेक्ट्रा कैसे मिलता है आपका, ये हमें पता है कि देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होता है एक जैसे बॉन्ड इनका खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, एक वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से आ रहा है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, जब दोनों मैच करते हैं, मैच करने की कंडीशन को हम रेजोनेंस बोलते हैं। वो हम वैसे प्रोटॉन एनएमआर करेंगे तब डिटेल से डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल में कैसे वर्कआउट करता है। सिंपल क्या होता है, जैसे आप यहाँ समझ लो, जैसे कोई मॉलिक्यूल है, जैसे आपका ये भी है मॉलिक्यूल, ऊपर से रेडिएशन आपने इसके ऊपर डाली, तो क्या होता है कि इसका खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, वो जो रेडिएशन डाल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट उसका, मान लो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इसकी वैल्यू है आपके पास 100, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की वैल्यू और उसकी जो आने वाली रेडिएशन की भी 100, दोनों जब मैच करेंगे ना तब आपके पास एब्जॉर्प्शन होता है रेडिएशन का, तब ये एब्जॉर्ब करके जो मॉलिक्यूल है ग्राउंड से एक्साइट में जाता है और एब्जॉर्प्शन होकर फिर हमें स्पेक्ट्रा मिलता है, ठीक है। तो मेन IR रीजन जो भी आ रहा है आपका, जो भी फ्रिक्वेंसी है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें सारी रेडिएशन होते हैं, UV है, विजिबल है, IR है, माइक्रो है, रेडियो, बस जो IR का रीजन है उसके अंदर उसका खुद का जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होगा और जो ये मॉलिक्यूल है उसका, दोनों का जब मैच होता है ना तब आपके पास एब्जॉर्प्शन करता है वो रेडिएशन को ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। तो दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो डाइपोल मोमेंट का चेंज नेसेसरी कंडीशन है IR एक्टिव के लिए, और सेकंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है इसका और IR दोनों का मैच करना चाहिए तभी वो एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैच करेगा तभी, मैच का मतलब क्या है यहाँ पे, सिंपल ये समझो, जैसे फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड, इसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड जाने के लिए मान लो आपको 100 की एनर्जी की ज़रूरत है, एनर्जी समझ लो डायरेक्टली फ्रिक्वेंसी की है वो, ठीक है, और आप ऊपर से डाल रहे हो मान लो 50, तो ये तो ग्राउंड नहीं करेगा, 60 डालोगे तब भी नहीं करेगा, जब आप 100 डालोगे ना तभी एक्साइट करता है, अगर एक्स्ट्रा डाल दोगे मान लो 110 डाल दिया तब भी एक्साइट नहीं करता, बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट की ज़रूरत होती है इनको रेडिएशन के लिए। जी कोई भी रेडिएशन देख लो, PM प्रोटॉन मैग्नेटिक देखते हैं उसमें भी मैच होनी चाहिए कंडीशन, तो इस यही है कि इतनी एनर्जी एक्साइट करने के लिए इसको ग्राउंड से एक्साइटेड में चला जाए, एनर्जी को ऑब्जॉर्व तभी करता है वो, तो ये दोनों मैच होनी चाहिए इक्वल। अब ये देख लिया हमने, चेंज इन डाइपोल मोमेंट रिजल्ट इन द जर्नेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, डाइपोल मोमेंट का चेंज है वो क्या जर्नेट करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो कोरस्पॉन्ड करना चाहिए उस रेडिएशन को जिसका खुद का एक ओन इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होता है, ठीक है। अब ये देखिए कंपोनेंट एट सर्टेन फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस कर देता है, ये हम जो थिंग्स हमने बताई है वही एक्सप्लेन कर रखे। अब हमें देखा है कि देखो वाइब्रेशनल मोड देखे थे हमने, लीनियर नॉन लीनियर के कैलकुलेट किए थे, 3n-5 लीनियर का होता है, नॉन लीनियर का होता है 3n-6। हमने देखा था वाइब्रेशनल मोड में 2 टाइप के होते हैं, एक स्ट्रेचिंग होती है, एक बेंडिंग होती है। फिर स्ट्रेचिंग को भी हमने डिफ्रेंशिएट किया था, सिमेट्रिक होती है, एक एसिमेट्रिक होती है। बेंडिंग को भी देखो ऐसे आप ग्रामेटिकल करोगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बेंडिंग में क्या होता है, 2 टाइप की हो सकती है वो, इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन। फिर आउट ऑफ प्लेन भी 2 टाइप की होती है, वैगिंग और ट्विस्टिंग, और इन प्लेन भी 2 होती है आपके, रॉकिंग और सीजरिंग, ठीक है। देखो स्ट्रेचिंग हमने देख लिया था, सिमेट्रिक में क्या होता है, जैसे A और B ये बॉन्ड है तो स्ट्रेचिंग में सिमेट्रिक है तो मीन्स A जैसे आपके ये बॉन्ड सेम साइड होंगे, या इस साइड ये हो रहा है यही साइड, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, सिमेट्रिक खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रही हैं। एसिमेट्रिक में क्या हो रहा है कि जैसे एक को हम अपवर्ड खींच रहे हैं एक को डाउनवर्ड, तो डायरेक्शन अपोजिट, एक ऐसे है तो ये, तो एसिमेट्रिक में अपोजिट होती है। और बेंडिंग में क्या होते हैं, बेंड करते हैं मॉलिक्यूल, तो आउट ऑफ प्लेन होता है, एक तो प्लेन के अंदर ही कर रहे हैं हम, तो जो रॉकिंग होती है एक सीजरिंग, और एक होती है आउट ऑफ प्लेन। वैगिंग मीन्स क्या होता है, देखो पॉजिटिव यहाँ पे फ्रंट के लिए दिखा रखा है और नेगेटिव बैक, ये डायरेक्शन नहीं है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है यहाँ पे, इसका सिंपल सा मतलब पॉजिटिव का मतलब फ्रंट में आ रहा है एटम आपके पास और नेगेटिव का मतलब बैक में। तो वैगिंग का मतलब जैसे और बी एटम है तो अगर दोनों सेम साइड ही, अगर बी ये दोनों है, दोनों एटम है बी, अगर ये फ्रंट में जा रहा है तो ये भी वाला फ्रंट में जाएगा, ये बैक में जाता है, डायरेक्शन दोनों की सेम होगी वैगिंग में। बट ट्विस्टिंग में अपोजिट होगी, एक अगर फ्रंट में जा रहा है तो एक बिलो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, समझ गए होंगे आयु। और जो रॉकिंग होती है एक ही प्लेन के अंदर होती हैं, और सीजर, जैसे सीजर देखिए आपने, सीजर में क्या से होती है, दोनों सेम साइड चलते हैं ऐसे, तो उसमें क्या होगा कि या तो वो एक साइड चलेंगे, इस साइड डायरेक्शन मूव करें या अपोजिट। और रॉकिंग में क्या एक मान ली ऐसे जा रहा है आपका पॉजिटिव, एक अपोजिट जा रहा है, तो सीजर रॉकिंग ये हमने एक्सप्लेन किया था, वो आप देख सकते हो सेपरेट से वीडियो में भी।
और मॉलिक्यूल कंटेन 2 और मोर देन 2 आइडेंटिकल एटम हमें 2 पिक देते हैं। ये थिंग सबको पता। देखो कैसे 2 पिक देते हैं। फॉर एग्जांपल NH2, इस लाइन का मतलब क्या, मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल NH2 जो कंटेन कर रहा है 2 या 2 से ज़्यादा आइडेंटिकल एटम। आइडेंटिकल एटम कितने होंगे, हाइड्रोजन 2 हैं, सेम टाइप के हैं, तो हमें 2 पिक देगा वो। कैसे, हमने देखा था जैसे NH2 है तो 2 पिक देखता है, या तो वो सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक मीन्स दोनों की सेम साइड, एसिमेट्रिक में एक अपोजिट जा रहा है आगे एक पीछे, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो सिमेट्रिक की अलग वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी आती है, एसिमेट्रिक की अलग। और ये हमने बताया था एसिमेट्रिक हमेशा ग्रेटर फ्रिक्वेंसी पे अब्जॉर्ब होता है, हमें ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी ज़रूरत पड़ती है उसके लिए। देखो ये ज़्यादा क्यों होती है ये भी देख, हमने पीछे क्या बताया कि जैसे मॉलिक्यूल और रेडिएशन आ रही है, ये मॉलिक्यूल के ऊपर डाली, उसने अब्जॉर्ब किया। देखो जिस मॉलिक्यूल को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उतनी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे अब्जॉर्ब करेगा, तो एसिमेट्रिक को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हाई होती है कंपेयर टू सिमेट्रिक की। जैसे इसकी लगभग 3300 के अराउंड होती है, इसकी 3400 होती है। NO2 में भी देख सकते हो 2 आइडेंटिकल आइटम है, तो सिमेट्रिक का केस मिल सकता है और एसिमेट्रिक का। तो सिमेट्रिक 1350 होती है और एसिमेट्रिक 1550 के लगभग। वैसे ही आप एनहाइड्राइड में भी देख सकते हो, ठीक है, 1760, एसिमेट्रिक 1810। और ये फैक्टर इफेक्टिंग में हमने डिस्कस कर लिए थे। देखो बोन स्ट्रेंथ आपका फैक्टर है, रेजोनेंस है आपका, रिड्यूस्ड मास है, ये हमने देखा था हुक्स लॉ से। वी क्या होता है फ्रीक्वेंसी, ये वेव नंबर की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं 1/2πc कि यहाँ पे आपका बॉन्ड फोर्स कांस्टेंट होता है म्यू, रिड्यूस्ड मास। और ये हमने देखा था, देखो ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी बोला है वेव नंबर, क्योंकि हम बोलेंगे इसको फ्रीक्वेंसी, वैसे है ये वेव नंबर क्योंकि डायरेक्टली हमने देख लिया पीछे। तो जितनी ज़्यादा आपका जो फ्रीक्वेंसी है आपके पास वो डायरेक्टली है बॉन्ड फोर्स कांस्टेंट की, फोर्स कांस्टेंट के लिए जितनी ज़्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो देखो फर्स्ट फैक्टर तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, डबल है, सिंगल है, तो यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट की ग्रेटर है, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये देरी से, तो इसकी वैल्यू देखो 2140 के अराउंड, 1640, 1200 डायरेक्टली तो आप आसानी से ऐसे बता सकते हो। फिर आता है रिड्यूस्ड मास, ये यूनिवर्सली है, तो रिड्यूस्ड मास जितना ज़्यादा होगा उतनी कम हो जाएगी, तो हाई वैल्यू रिड्यूस्ड मास की तो लोअर विल बी द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, तो आप ऐसे बता सकते। जैसे फॉर एग्जांपल ClBrI है, तो आयोडीन का मास ज़्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी सबसे कम, तो ये 500 पे आता है, ये 600 पे, ये 700 के अराउंड आता है, तो ऐसे आप बता सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो जितनी लेस फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी उतना ही आपका पास लेस इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जनरेट होगा, तो लेस वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आएगी। अब देखिए नेक्स्ट ये क्या आपका रेजोनेंस, थर्ड फैक्टर। फर्स्ट हमने देख लिया बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला, फिर रिड्यूस्ड मास और फिर रेजोनेंस फैक्टर इफेक्टिंग में। देखो रेजोनेंस में हमने क्या देखा था कि वो डिक्रीज करता है फ्रीक्वेंसी को। क्यों करता है, यहाँ पे देखो सिंपल कीटोन है जैसे आपके पास ये, और यहाँ पे एक रेजोनेंस का मतलब कंजुगेशन कितनी हो रही है, एक डबल बॉन्ड है, कंजुगेशन बढ़ गई, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये बॉन्ड का यहाँ ट्रांसफर यहाँ पे, तो यहाँ पॉजिटिव आ गया नेगेटिव, तो ये जो रेजोनेंस से क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड वाला करेक्टर है ना ऑक्सीजन की, ये है ना पार्शियल सिंगल करेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। और हमें पता है कि डबल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सिंगल, तो डबल बॉन्ड वाले के लिए हमें फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा, सिंगल वाले के लिए कम। तो रेजोनेंस से क्या हो जाता है, सिंगल करेक्टर डेवलप होने की वजह से इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे यहाँ पे सिंपल कीटोन है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1715 और ये सिंगल बॉन्ड के कारण इसकी 1675 के अराउंड आती है, ठीक है। ये डिक्रीज वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, जैसे ये कई बार एग्जांपल से देख आपसे पूछ लेते हैं, जैसे सिंपल कीटोन है, इसके तो कंजुगेशन हो रही है तो वे घट जाएगी, तो ऐसे आपको बता सकते हो। ये तो आपका था ऑल थिंग्स। अब आपको सिर्फ डाटा और देखना है, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब ये देखिए, ये हमने बताया था आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ये इतना डाटा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, और ये नोट्स आप साथ के साथ प्रिपेयर कर लोगे क्योंकि आगे भी आपके काम आएंगे, नेट में भी या MSc एंट्रेंस कोई भी दोगी, तो जैसे आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, UV हो IR हो कौन सी भी, तो आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें साथ, ठीक है। देखो एल्डिहाइड की इतनी होती है 2700 से 2800 के बीच में, कार्बोनिल की हमने देख लिया, एल्डिहाइड कीटोन एसिड 1700 से इतने 25, एस्टर 1735 से 50, अमाइड इतने, एनहाइड्राइड एसिड क्लोराइड एस्टर, और ये स्ट्रेचिंग और देख लो, कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इतने पे, डबल इतने पे, ट्रिपल इतने पे, और NO2 ट्रिपल बॉन्ड की, और ये ऑल थिंग्स, ठीक है। ये हमने चार्ट लास्ट उसमें वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दिया था। होप आपको क्विक रिवीजन IR का अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।